नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष संविधान सीरीज जो हम लोगों का चल रहा है उसका 9वां लेक्चर लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का 8 लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देखिए क्योंकि आगे आने वाला सेशन बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। साथ ही में अगर आपको इन सभी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सृष्टि आईएएस 20 को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही में इसे लाइक करना शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और आज का जो ये सेशन होने वाला है दोस्तों, सच बताऊं तो ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है संविधान का, और ये चैप्टर है भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल है। अब मैं मज़ेदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर से अधिकतर बच्चों को आप देखिएगा बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन उन्हीं जो कन्फ्यूजन है उनका सलूशन लेकर मैं आया हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखा तो आज के बाद ये चैप्टर आपका है, इससे कभी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो आइए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो आज देखेंगे वो देखेंगे कि नागरिकता का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप जो है वो क्या है। और इसमें आप यहाँ देखिएगा तो लिखा है कि आज विश्व में जो है प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य अर्थात देश का क्या है दोस्तों, नागरिक है। और नागरिकता की अगर हम बात करें दोस्तों, उनकी अवधारणा की बात करें तो इनका जो अवधारणा है वो सार्वभौमिक स्वरूप ले चुका है। अतः हम कह सकते हैं या अतः यह स्पष्ट है कि नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का सदस्य होता है और सार्वजनिक जीवन में जो है वो भाग लेता है। अर्थात नागरिकता एक ऐसा व्यक्ति नागरिक जो है एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो राज्य के प्रति क्या करता है, निष्ठा रखता है और राज्य द्वारा जो है उसे संरक्षण जो है प्राप्त होता है। वही व्यक्ति क्या कहलाता है, उस देश का अर्थात उस राज्य का नागरिक कहलाता है। साथ ही में मैं आपको बताऊं कि नागरिकता को जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित करने का जो है प्रयास किया गया है। और इसमें जो प्रसिद्ध जो दार्शनिक हैं, यूनानी दार्शनिक है, यूनानी विद्वान है अरिस्टोटल, उसने अपनी पुस्तक राजनीति में जो है इसकी सर्वप्रथम व्याख्या करते हुए कहा कि नगर या राज्य में उन निवासियों को नागरिक माना जा सकता है जिन्हें उस नगर व राज्य में राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो तथा उनकी इस स्थिति को नागरिकता हम कह सकते हैं। अतः अरिस्टोटल के अनुसार अगर हम बात करें तो नागरिकता जो है वह स्थिति है जो राज्य नगर के विचारात्मक कार्यों में और उसके अधिकारियों के चयन में जो है उस व्यक्ति को भाग लेने का अधिकार देता है। तो यही क्या है, नागरिकता है अरिस्टो के अनुसार। तो यहाँ आपसे जो है एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि राजनीति जो है वो किन की पुस्तक है, तो ये अरिस्टोटल की है, तो ये ध्यान रखिएगा। और उनके अनुसार नागरिकता क्या है, तो अरिस्टो के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य या नगर के विचारात्मक कार्यों में जो है भाग ले सकता है और उसके अधिकारियों के चयन में भाग ले सकता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान जो है हमारे यहाँ वो क्या है, और भारत के संविधान में जो है इनका प्रावधान है किस तरीके से किया गया है, उनका डिटेल अध्ययन करेंगे। तो उसमें देखते हैं कि भारत में जो है नागरिकता की अगर हम बात करें तो एकल नागरिकता की व्यवस्था है दोस्तों। हालांकि बहुत सारे अपवाद भी आपको मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल यहाँ कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में इनसे भी आता है। साथ ही में नागरिकता के संबंध में मैं अगर बताऊं आपको तो भारतीय संविधान के भाग 2 में आपको वर्णन मिलेगा। और इसमें जो है अनुच्छेद कितना से कितना शामिल है, 5 से 11 जो है इसमें शामिल है। ये ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो 2 में है। अनुच्छेद कितना से कितना में है, तो 5 से 11 में है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही ये कह रहा है कि इन अनुच्छेदों में केवल यह प्रावधान किया गया है कि भारत का नागरिक कौन है और किसे भारत का नागरिक माना जाए। इसके अतिरिक्त अगर हम अनुच्छेद 11 की यहाँ बात करें तो ये संसद को जो है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 11 के
अकॉर्डिंग। ठीक है, साथ ही अगर इस अधिकार का प्रयोग करने की अगर हम बात करें संसद के द्वारा, तो संसद ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता के संबंध में नागरिकता अधिनियम 1955 लाया था। ठीक है, और जिसमें जो है आवश्यकता अनुसार अब तक कई बार संशोधन किया जा चुका है, और उस संशोधन को हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला जो इसमें संशोधन किया गया दोस्तों, ये किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो इसमें संशोधन किया गया वो किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 और 2015 और रिसेंट में 2019। और 2019 तो इतना बवाल मचा दिया था संशोधन कि आपने देखा कि जगह जगह पे जो है सरकार के खिलाफ तकरीबन साल भर तक जो है धरना प्रदर्शन होता रहा, और कई जगह जो है हिंसा उत्पात भी देखने को मिला। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर करंट से जुड़े हैं तो इसके बारे में आप लोगों को बेटर जो है जानकारी होगा। आइए अब हम देखते हैं कि भाग 2 में जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है जो 5 से 11 है, उसमें जो है प्रत्येक अनुच्छेद में क्या लिखा है और कौन कौन सी बातें लिखा है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि अनुच्छेद जो 5 है उसमें जो है भारतीय संविधान के शुरू होने पर अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हुआ, तो उस दिन जो है जिस व्यक्ति का भारत में अधिवास था अर्थात निवास स्थान था, और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्म लिया था, या जो संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले अर्थात 26 जनवरी 1950 के ठीक पहले से अर्थात कम से कम 5 वर्ष तक मामूली तौर पर भारत में निवास कर रहा था, वह भारत का नागरिक होगा। इस स्थिति में व्यक्ति के माता पिता की राष्ट्रीयता का कोई महत्व नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 5 जो है वो भारतीय संविधान के प्रारंभ पर जो है व्यक्ति की नागरिकता की बात करता है कि कौन नागरिक होगा कौन नागरिक नहीं होगा। तो आइए अगला जो अनुच्छेद है उसको देखते हैं, और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में जो है वो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में जो नागरिकता का प्रावधान है और उनसे संबंधित जो शर्तें हैं नियम है उनका जो जिक्र आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा अनुच्छेद 6 में। उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा। इनका शर्त क्या है? तो इनका पहला शर्त है कि यदि वह या उसके माता पिता में से कोई उसके पितामह या पितामही अथवा मातामह या मातामही में से कोई भारत में जन्मा था। यहाँ पितामही अर्थात दादा दादी परदादी, इसके बाद माता माह या माता मही अर्थात नाना नानी परनानी की बात हो रही है। उनमें से कोई भारत में जन्मा था तो वो जो है क्या होगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। दूसरा शर्त क्या है कि 19 जुलाई, ये तिथि याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में जो व्यक्ति चला आया था तथा इस तिथि से भारत का निवासी रहा हो, वह भी व्यक्ति भारत का क्या माना जाएगा, ये नागरिक माना जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की बात यहाँ हो रही है। ठीक है। तीसरा शर्त है कि वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात अर्थात बाद में भारत आया हो और जो है भारत सरकार द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो, तो वो भी व्यक्ति भारत का क्या होगा, वो नागरिक माना जाएगा। आइए दोस्तों अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 7। और आपने 6 में देखा क्या कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता था, और अनुच्छेद 7 जो है दोस्तों बात करता है जो है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है वो करता है अनुच्छेद 7। तो 5 किसके बात करता है, तो संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता की बात करता है। 6 किसकी बात करता है, तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता की बात करता है। और 7 किसकी बात करता है, तो भारत से पाकिस्तान के आवर्जन करने वाले अर्थात वहाँ जाने वाले लोगों की नागरिकता की बात करता है। और इसमें जो है कहता है कि अनुच्छेद 5 या 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद
जो है भारत से पाकिस्तान का आवर्जन कर गया है, अर्थात भारत से पाकिस्तान चला गया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। फिर से देखिए, अनुच्छेद 7 कहता है संविधान का कि अनुच्छेद 5 या 6 के किसी बात के रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति जो है 1 मार्च 1947 के बाद भारत से कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यहाँ भी तिथि याद रखिएगा, 1 मार्च 1947 की बात ये कर रहा है। किंतु यह नियम जो है उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान को आवर्जन करने के पश्चात अर्थात बाद किसी अनुज्ञा के जो है अधीन भारत क्या हो गया, लौट आया है, तो उस पर ये बात लागू नहीं होता है। साथ ही प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद 9 के खंड ख, ठीक है, उनके परियोजनाओं के लिए 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत के क्षेत्र में आवर्जन करने वाला समझा जाएगा, और यदि वह अनुच्छेद 6 के अधीन दी गई सभी शर्तों को पूरा करता है तो 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले जो प्रवासी लोग हैं उनके लिए जो है आवश्यक है ये बात, तो वह भारत का नागरिक बनने का हकदार माना जाएगा या हकदार हो जाएगा। तो ये आपने देखा किसकी बात, अनुच्छेद 7 की बात। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 जो है वो भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले लोगों की बात करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ PIO की बात कर सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 8 जो है वो भारत में जन्मे किंतु विदेश में रहने वाले जो है कुछ व्यक्तियों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर नागरिकता का जो है क्या देता है, अधिकार प्रदान करता है। इसमें NRI वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है पाकिस्तान जाने वाले लोग सम्मिलित नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन शामिल नहीं है, तो इसमें जो है पाकिस्तान जाने वाले लोग सम्मिलित नहीं है, इनको छोड़कर जो है या अन्य देशों को जाने वाले लोगों पर लागू होता है। पाकिस्तान इसका अपवाद है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, जिसे भारतीय संविधान का जो है ऋणी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान को जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ऋणी कहा जाता है, क्योंकि इस जो अधिनियम है उनसे बहुत सारा तकरीबन 250 के आसपास अनुच्छेद जो है हमारे संविधान में या तो ज्यों का त्यों या थोड़ा बहुत तब्दीली के साथ शामिल कर लिया गया है। तो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रह रहा है, यदि वह निम्नलिखित शर्तें अगर पूरा कर लेता है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। और ये शर्त कौन सा है दोस्तों, तो पहला शर्त है कि यदि वह भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो। दूसरा शर्त है कि वह पंजीकरण भारत के राजनयिक या काउंसलर प्रतिनिधि जहां वह उस समय निवास कर रहा हो द्वारा किया गया हो। इसका मतलब राजनयिक और काउंसलर का मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश का जो है विभिन्न विदेशी देशों में जो है क्या है, राजनयिक होता है, राजदूत होता है, और वहाँ जो है हमारे देश का दूतावास होता है। सेम यही चीज़ दूसरे जो विदेशी देश हैं उनका हमारे यहाँ दूतावास है। तो ये एक्चुअली बात करता है जो भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति हैं, अर्थात वो विदेश में रहता है, तो जहाँ वह रह रहा है वहाँ अगर भारतीय जो दूतावास है वहाँ के जो भारत के जो राजनयिक है उनके द्वारा या काउंसलर के प्रतिनिधि के द्वारा अगर उनका पंजीकरण किया जाता है तो वह उस समय जो है जहाँ वो निवास कर रहा है उस देश में, तो फिर वो भारत का क्या हो जाएगा, नागरिक माना जाएगा। साथ ही उस आशय का आवेदन पत्र उपयुक्त राजनयिक अथवा जो है काउंसलर प्रतिनिधि जहाँ वह उस समय निवास कर रहा हो द्वारा किया गया हो, तभी वो भारत का नागरिक का जो है दावेदारी पेश कर पाएगा। साथ ही में अगला जो इसका शर्त है, ये शर्त है यह आवेदन संविधान लागू होने के पहले या बाद में किया गया हो सकता है,
तो ये आपने देखा 4 शर्त। इन शर्तों को एक बार फिर से आप लोग वीडियो को रोक के अच्छे से देख लीजिएगा। हम अगर ऐसा करवाते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर दिक्कतें हो सकता है बहुत सारे बच्चों को। तो आप लोगों से अनुरोध है, क्षमा कीजिएगा कि इनको जो है आप लोग खुद से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और इनका जो ये 5वां एक और शर्त है, ये है कि आवेदन पत्र जो है डोमिनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा जो है विहित प्रपत्र पर जो है रीति से जो है किया गया हो। अर्थात जो आवेदन पत्र है वो डोमिनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा जो है विहित जो प्रपत्र है उनके रीति और रिवाजों के अनुसार जो है किया गया, उनके नियम और कायदों के अनुसार किया गया हो। तो ये आपने देखा अनुच्छेद 8 जो है वो किसकी बात करता है? ये बात करता है दोस्तों जो भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले व्यक्ति उनके नागरिकता के संबंध में। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर जो है भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। अर्थात अनुच्छेद 9 नागरिकता की समाप्ति की बात करता है, और ये कब? जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता अर्जित कर लेता है। अनुच्छेद 9 यह उपबंधित करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्थात विदेशी देश की नागरिकता अर्जित अगर वो कर लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो क्या हो जाएगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा, और वह अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर नागरिकता के अधिकार का दावा भारत में नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 10 को देखते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का अधिकार जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 8 में जो हमें दिया गया है वो तब तक बना रहेगा जब तक कि संसद कानून बनाकर उसमें जो है तब्दीली नहीं कर देता। अर्थात अगर हम 10 की बात करें तो ये नागरिकता के बने रहने का बात करता है, कब तक? जब तक संसद चाहे। इसके बाद अनुच्छेद 11 जो है दोस्तों ये हमारे संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। तो ओवरऑल हमने 5 से 11 अनुच्छेद का अध्ययन किया। तो इनका क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। हमने सबसे पहले अनुच्छेद 5 में देखा। अनुच्छेद 5 जो है संविधान के शुरू होने पर अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा कौन नहीं होगा उनकी ये बात करता है। अनुच्छेद 6 की बात करें तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता की बात है। अनुच्छेद 7 की बात करें तो इसी का उल्टा अर्थात भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता की बात करता है। 8 की अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय मूल के जो विदेशी व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता की ये बात करता है। और 9 की अगर बात करें तो विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर नागरिकता की समाप्ति की बात की गई है। 10 में जो है कहा गया है कि संसद जब तक चाहे तब तक हमारा नागरिकता बना रह सकता है। 11वां जो है वो हमारे संसद को नागरिकता संबंधी जो है नियम कायदे बनाने का अधिकार देता है, जिसके तहत जो है भारतीय संसद नागरिकता अधिनियम 1955 जो है पारित किया था, और जिसके अकॉर्डिंग आज जो है हमारा नागरिकता का जो प्रावधान है वो उन्हीं से क्या होता है, वो नियमित विनियमित होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं भारत में जो नागरिक हैं और जो विदेशी लोग हैं उनको प्राप्त मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है। अर्थात वैसे मौलिक अधिकार जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और वैसे मौलिक अधिकार जो दोनों को प्राप्त है उनका जो है यहाँ हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं दोस्तों। और ये जो टोटल अनुच्छेद है दोस्तों ये 5 है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा और इसको याद करना बहुत ईजी है अगर आप समझ के रिलेट करके करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 15 के बाद कौन सी काउंटिंग आती है? 16। तो अनुच्छेद 16 उसके बाद आप जो है 3 जोड़ दीजिए 16 में तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 19 हो जाएगा। या आप 6 को उल्टा करके लिखें तो भी ये क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा दोस्तों। तो 15, 16, 19 और फिर जो है लगातार है 29 और 30। तो ये 5 जो अनुच्छेद है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। और सिर्फ किसको प्राप्त है? तो ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विदेशी नागरिकों को या विदेशी लोगों को जो है ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इसमें है क्या क्या दोस्तों। तो अनुच्छेद 15 की अगर बात करें हम
तो ये जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है वो भेदभाव का क्या करता है, निषेध करता है। किसी सार्वजनिक स्थल या सार्वजनिक जो स्थान है उस पर जो है ये किसी भी व्यक्ति के साथ इस आधार पर या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता दोस्तों। लेकिन आप यहाँ देखिएगा कि इसमें निवास स्थान का जिक्र नहीं है। अगर तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि अगर कोई राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर जो है वो अपने जो क्षेत्र में निवास करते हैं व्यक्ति उनको शिक्षा आदि संस्थान में जो है वो आरक्षण दे सकता है। और ये एक एकल नागरिकता का जो है भारत में अपवाद के रूप में भी माना जाता है दोस्तों, जिसका अध्ययन हम लोग इसी चैप्टर में आगे करने वाले हैं। तो ये 15 की बात हो गई। अनुच्छेद 16 जो है वो क्या बात करता है, तो 16 जो है दोस्तों ये लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। अर्थात ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति के साथ भारत में जो है लोक नियोजन अर्थात रोजगार में जो सरकारी रोजगार है उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तीसरा जो मौलिक अधिकार है दोस्तों यह है अनुच्छेद 19, और 19 में वाक्य की स्वतंत्रता आदि विषयक जो कुछ अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है दोस्तों, तो ये भारतीय नागरिकों को। और मैं आपको बताऊं कि 19(1) में जो है टोटल जो मौलिक अधिकार प्राप्त है भारतीयों को वो 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें ABCD, इसके बाद में EF नहीं है क्योंकि F को जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये धन से संबंधित था, जो कि मौलिक अधिकार पहले था उसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए जो 19 का F था उनको भी जो है निरस्त कर दिया गया, तो इसलिए F नहीं होके इसमें जो है G है। तो ये जो 6 प्रकार के अधिकार हैं, ठीक है, जिनमें एक वाक्य की स्वतंत्रता भी है, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके बाद अनुच्छेद 29 की अगर हम बात करें तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से जो है हितों के संरक्षण से संबंधित ये अनुच्छेद है, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपने भाषा संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार है। ठीक है, और ये जो है अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को समर्पित है। इसी प्रकार अगर हम 30 की बात करें तो ये भी जो है अल्पसंख्यक समुदाय से ही संबंधित है और उनके द्वारा अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन प्रबंधन करने से संबंधित मौलिक अधिकार प्रदान करता है, और ये भी सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो फिर से एक बार दोस्तों कौन कौन से अनुच्छेद भारतीय नागरिक को सिर्फ डेडिकेटेड है, तो 15, 16 को उल्टा करके देखिए 19, ठीक है, उसके बाद में जो है 29, 30। अब हम देखते हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है दोस्तों मौलिक अधिकार। तो इसमें जो है अनुच्छेद देखिए, इसको भी याद करना बहुत इजी है। पहला आप देखिए 14 है, उसके बाद 14 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 20 होगा, तो 20 है। इसके बाद जो है 20 से आप देखिए तो ये लगातार है 21, 21A, 22, 23, 24 और फिर 25 से 28। तो ये बहुत ईजी है, कैसे याद रखेंगे, 14 के बाद 6 जोड़ देंगे तो 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 21A, फिर 22, 23, 24 और फिर 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है हमारे नागरिक के साथ साथ विदेशी व्यक्ति को भी प्राप्त है। अब हम लोग देखते हैं कि इन अनुच्छेदों में है क्या। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष अर्थात कानून के समक्ष समानता की बात करता है दोस्तों, और ये दोनों को प्राप्त है, भारत के नागरिक को भी विदेशों के नागरिक को भी। दूसरा अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, अर्थात जब तक जो है किसी व्यक्ति पर जो है अपराध साबित नहीं हो जाता है तब तक उसे जो है अपराधी कहना जो है वो गलत माना जाएगा। साथ ही किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ खुद के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और ये प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 20 में है, और ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो है विदेशी को भी क्या है, डेडिकेटेड है। इसके बाद अनुच्छेद 21 की अगर बात करेंगे तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात ये करता है, और ये भी किसको प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है। 21A की अगर हम बात करें तो ये जो है शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए जो है सभी बच्चों के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
उनकी बात करता है। और ये भी जो अनुच्छेद है ये दोनों को समर्पित है, भारतीयों को भी और विदेशियों को भी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 22 की, तो ये कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ जो है संरक्षण से के संबंध में बात करता है। जैसे अनुच्छेद 22 के तहत आपका यह मौलिक अधिकार है कि आप अपने गिरफ्तारी का जो है कारण उनसे पूछ सके जो आपको गिरफ्तार किया है। तो ये जो है ये भी जो है विदेशी नागरिकों के साथ साथ भारतीय नागरिकों को भी डेडिकेटेड है। इसके बाद 23 की अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद की, तो ये बलात्कार एवं मानव के दुर्व्यवहार का जो है निषेध अर्थात रोक करने की बात करता है और ये भी दोनों को समर्पित है। इसके बाद 24 की बात करें तो ये बाल श्रम अर्थात बाल मजदूरी आदि से के निरोध की बात करता है अर्थात निषिद्ध की बात करता है। अर्थात जो बालक 14 वर्ष से कम उम्र के हैं इसमें प्रावधान है उसे आप जो है जोखिम भरे कार्य है उनमें जो है फैक्ट्रियों में जो है काम पे नहीं रख सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दंड के भागी होंगे। इसी प्रकार अनुच्छेद 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इन सभी अनुच्छेदों का दोस्तों हम लोग भाग 3 में जो अब इनके बाद जो MCQ आएगा इस चैप्टर का, उसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे फिर से। तो अभी बस इतना समझिए कि अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और ये भी भारतीय नागरिकों के साथ साथ दोस्तों किसको, ये भारत के नागरिक को तो है ही, साथ में विदेशी व्यक्ति को या नागरिक को भी अधिकार प्राप्त है। तो ये आपने देखा दोनों के मौलिक अधिकारों में अंतर। आइए अब इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अभी आपने देखा कि मौलिक अधिकारों पर दोनों में क्या अंतर है, लेकिन मौलिक अधिकारों को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा भी कुछ अन्य अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है और उसका भी जिक्र करना यहाँ जरूरी समझा मैंने, क्योंकि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। तो ये देखिए कौन कौन से अधिकार हैं और जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो पहला है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पद जो है उन पर नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय व्यक्तियों का ही, भारतीय नागरिकों का ही हो सकता है। जैसे राष्ट्रपति का जो पद है उन पर नियुक्ति, उपराष्ट्रपति के पद की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है उन पर जो है नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो नियुक्ति है उस पर जो है भारतीय व्यक्ति ही आसीन हो सकते हैं। उसी प्रकार राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता आदि के पदों पर जो नियुक्ति है सिर्फ भारतीय नागरिकों का हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताऊं कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के लिए जो मतदान की पात्रता है, अधिकार है, वो भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होता है, किसी विदेशी नागरिकों को नहीं। इसके अलावा संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने का जो गौरव है या अर्हता है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, तो ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग कि कानूनी दर्जे के आधार पर जो है भारत में विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं। ये कौन कौन से वर्ग हैं उनको बेसिकली हम लोग 4 वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। पहला तो नागरिक, दूसरा अन्य देशीय व्यक्ति या अलाइन फॉरेनर बोल सकते हैं, तीसरा राजविहीन व्यक्ति स्टेटलेस पर्सन्स बोल सकते हैं और चौथा शरणार्थी रिफ्यूजी। अब बात करते हैं कि नागरिकता क्या है। तो अभी आपने देखा कि नागरिकता के बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया, तो उनकी यहाँ बात फिर से नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे जो है वो है अन्य देशीय व्यक्ति, अलाइन फॉरेनर। इसमें जो है आप प्रवासी भारतीयों को मान सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली इनको भी बहुत सारा अधिकार प्राप्त है भारत में, लेकिन जितना अधिकार भारत के नागरिक को प्राप्त है उतना नागरिक इनको अन्य देशीय व्यक्ति को, अलाइन फॉरेनर को प्राप्त नहीं है। अब बात कर लेते हैं तीसरा राज्यविहीन व्यक्ति। स्टेटलेस पर्सन उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी न किसी रूप में जो है उनके पास अपने देश के नागरिकता का कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, घुसपैठ के द्वारा किसी देश में जाकर बस जाना, तो उसे हम घुसपैठिए व्यक्ति बोलते हैं या उसे राज्यविहीन व्यक्ति आप कह सकते हैं। चौथा है शरणार्थी, रिफ्यूजी। और रिफ्यूजी के बारे में आपको अच्छे से पता है कि रिफ्यूजी उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने देश में किसी उत्पीड़न के कारण, किसी जो है पीड़ा के कारण अपने देश को छोड़ने पर बाध्य हो जाते हैं, उसे हम लोग शरणार्थी की शरण में रखते हैं। जैसे आप
ले सकते हैं किसको, रोहिंग्या मुसलमान को, जिसके बारे में आपने कुछ दिन पहले जो है, साल भर पहले की बात है, आपने देखा कि श्रीलंका में जो है बुद्धिस्टों ने उनके साथ कितना उन पर जो है उनको कष्ट दिया था, और फिर वहाँ के प्रशासन ने भी उनके साथ कितने ज़्यादतियाँ किया था। ये इसलिए किया था क्योंकि उन बुद्धिस्टों का मानना है कि ये जो रोहिंग्या है वो हमारे देश का नागरिक नहीं है, वो जो है बांग्लादेश से आकर यहाँ घुसपैठ के तहत यहाँ बस गया है, और फिर आपने देखा कि इनको जो है काफ़ी सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो ये हो गया शरणार्थी। अब हम लोग देखते हैं भारत में नागरिकता के स्वरूप। अगर नागरिकता के स्वरूप की बात करें दोस्तों, तो आपको पता है उनका स्वरूप सार्वभौमिक हो चुका है, और भारत में अगर बात करें तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान है। यद्यपि भारतीय संविधान जो है वो संघीय हैं, और इसने दोहरी राज पद्धति अर्थात केंद्र व राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता का जो है दोस्तों क्या है, प्रावधान है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, एकल अर्थात केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही पहचान पत्र यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, तो ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है दोस्तों इसको हमने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। अगर आप देखेंगे दोस्तों कि अगर हम अन्य जो संघ क्षेत्र है या संघीय क्षेत्र है या संघीय देश है, हम जैसे कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड, तो वहाँ आपको दोहरी नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलेगा। अर्थात वहाँ राज्य की अपनी एक नागरिकता होती है, अपना एक पहचान पत्र होता है, और केंद्र का, संघ का एक अलग पहचान पत्र दिया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान निर्माताओं को लगा कि अगर हम दोहरी नागरिकता को अपनाते हैं तो इनसे भारत में कई तरह की जो कठिनाइयां हैं वो जो है सामने आ सकता है। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, भारत में जो है, भारत को जो है इन कठिनाइयों से दूर रखने के लिए एक हरी नागरिकता को अपनाया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है विशाल जनसंख्या वाला देश है, और यहाँ विभिन्न जो है धर्म, समुदाय, खान पान, भाषी के लोग यहाँ निवास करते हैं, और यहाँ अगर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता तो फिर भेदभाव का जो स्तर है उनको लेकर के जो है कठिनाइयाँ हमारे सामने आ सकती थी, और जो बंधुता, एकता, अखंडता की बात हम करते हैं संविधान की प्रस्तावना में, उनके लिए ये ठीक नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि भारत में इसके अपवाद भी मिलेगा। ठीक है, और कि भारत में एकल नागरिकता तो है, लेकिन जो है आपने देखा कि वर्ष 2000 में आप देखेंगे तो गठित जो एक समिति था जिसका नाम था LM सिंघवी समिति, उनकी सिफारिश पर जो है आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको जो है दोहरी नागरिकता प्रदान करने का जो है प्रबंध किया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत में वैसे तो है एक हरी नागरिकता, एकल नागरिकता, लेकिन आपको जो है एकल नागरिकता के अपवाद भी मिल जाएगा। जैसे आपने देखा कि LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर जो है 2000 में जो गठित हुआ था, जो है उनके सिफारिश पर आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको जो है दोहरी नागरिकता प्रदान करने का भारत सरकार के द्वारा निर्णय किया गया या उपबंध किया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो समिति की अनुशंसाओं पर विचार करते हुए सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लाया, और फिर विदेशी भारतीय नागरिकता अर्थात ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI के लिए जो है दोहरी नागरिकता का जो है प्रावधान किया, और जो है इसे हम दोहरी नागरिकता के सीमित संस्करण के रूप में जो है समझ सकते हैं या ले सकते हैं। इसके अलावा इस अपवाद के अलावा भी अगर हम देखें तो एकल नागरिकता के अपवाद आपको अनुच्छेद 15(1) ले सकते हैं। उसमें जो है आपने देखा कि अनुच्छेद 15(1) कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है सार्वजनिक स्थल आदि के संदर्भ में जो है जन्म स्थान, उसके बाद में धर्म, जाति, ठीक है, लिंग, नस्ल, वंश, इन सब के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा।
ठीक है। लेकिन इसमें जो है निवास का जिक्र नहीं है, अर्थात निवास के स्थान के आधार पर अगर कोई राज्य चाहे तो अपने क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षण संस्थान आदि में जो है आरक्षण का व्यवस्था कर सकता है, और इसे भी हम जो है एकल नागरिकता का एक अपवाद मान सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19(1) का जो डी है वो कहता है कि भारत के व्यक्ति को भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की जो है परमिशन है, वो आ जा सकता है। इसी प्रकार ई कहता है कि भारत के व्यक्ति को, भारतीय जो नागरिक है उनको भारत के किसी भी कोना में जाकर अपना व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों इनका भी अपवाद है, जैसे आप आदिवासी क्षेत्र ले सकते हैं या कुछ ऐसे ही जो रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र हैं वहाँ आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे जो है खुलेआम घूमने की या व्यापार व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। ठीक है। तो ये भी आप एकल नागरिकता का जो है वो क्या मान सकते हैं, अपवाद मान सकते हैं। ठीक है। तो ये आप अनुच्छेद याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955, और उसमें हम देखते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अब जो है नागरिकता से संबंधित या नागरिकता जो है हमारा उसी से संचालित होता है, और ये अधिनियम कौन सा है, नागरिकता अधिनियम 1955। और इसका निर्माण संसद ने किस अनुच्छेद के शक्ति के तहत किया है, तो ये अनुच्छेद 11 की शक्ति के तहत किया है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 में जो है भारत में कौन से नागरिकता की बात की गई है और हम कितने प्रकार से जो है प्राप्त कर सकते हैं इसमें जो है नागरिकता भारत में। तो यहाँ हम देखते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का जो है प्रावधान है, और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो है भारत में अगर हम बात करें तो निम्न में से किसी भी एक के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आधार है दोस्तों, मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये 5 आधार है, अर्थात नागरिकता अधिनियम 1955 भारत में जो है 5 प्रकार से नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान जो है वो करता है। इसमें पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता। ये याद रखिएगा, 5 प्रकार का जो है प्रकार से हम नागरिकता, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पूछा है बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, तो 3 प्रकार, उसका भी अध्ययन हम करेंगे। तो ये प्रकार जरूर याद रखिएगा, 5 प्रकार से प्राप्त करना, 3 प्रकार से समाप्त करना। तो पहला प्रकार कौन सा है प्राप्त करने का, तो जन्म के आधार पर। और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात अर्थात बाद में जो है भारत में हुआ हो, तो वह जन्म से भारत का क्या होगा दोस्तों, नागरिक होगा। अपवाद की बात करें तो अपवाद दोस्तों इसका ये है कि अपवाद के रूप में आप ले सकते हैं कि यहाँ जो है राजनयिकों के बच्चे और जो विदेशियों के बच्चे हैं वो इसमें जो शामिल नहीं किए जा सकते, अर्थात वो अगर इस कैटेगरी के जो शर्त हैं उनको पूरा करता है उसके बावजूद भी जो है वो भारत जन्म से नागरिक नहीं कहलाएगा। कौन कौन नहीं कहलाएगा, तो नागरिकों, राजनयिकों के बच्चे अर्थात जो विदेशी जो राजदूत है भारत में, ठीक है, उनके बच्चे, और जो विदेशी हो गया, तो इसलिए आप राजनयिकों के बच्चे कहें या विदेशियों के बच्चे कहें, एक ही बात है। ठीक है। दूसरा जो इसमें दोस्तों प्रावधान है, दूसरा आधार जिसके आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं वो है वंश परंपरा के आधार पर। और ये कहता है कि भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उनके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक, या तो माता या तो पिता भारत का क्या हो, नागरिक हो दोस्तों, तब ये वंश के आधार पर नागरिकता की दावेदारी पेश कर सकता है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो ये माता वाला जो प्रावधान है वो जो नागरिकता अधिनियम 1955 में उसमें शामिल नहीं था, उसमें जो है 1992 में संशोधन करके ये प्रावधान शामिल किया गया। तो नोट में देखिए यही बात कह रहा है कि माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का जो प्रावधान है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था दोस्तों, तो इसको शामिल किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, कब किया गया था, नागरिकता
संशोधन 1992 के द्वारा इसे शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपने दूसरा आधार देखा, पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों तीसरा आधार क्या है। तो तीसरा है देशीकरण द्वारा नागरिकता, अर्थात भारत सरकार से जो है देशीकरण का अगर कोई व्यक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने की जो दावेदारी है उनकी पेश हो जाएगी और ये भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जो चौथा आधार है दोस्तों है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, और पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा जो है भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन कौन से वर्ग हैं दोस्तों? तो इसमें पहला वर्ग वे हैं जो व्यक्ति जो है पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो, अर्थात अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता चाहता है तो जिस दिन वो आवेदन करेगा उनसे पहले कम से कम वो 6 महीने तक भारत में रह चुका हो, वही पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता देने के लिए जो है आवेदन कर सकता है। दूसरा ये कहता है कि वे भारतीय व्यक्ति जो अविभाज्य भारत से जो है बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो वो भी जो है क्या कर सकता है, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों तीसरा जो इसमें प्रावधान है वो है कि वे स्त्रियां अर्थात वे महिला जो भारतीयों के साथ विवाह कर चुकी है या भविष्य में भारतीय जो लड़का है अर्थात पुरुष है उनसे अगर वो विवाह करेगी तो भी वो भारत की क्या हो जाएगा, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता के लिए जो है दावेदारी पेश कर सकता है। ठीक है, तो ये आपने 4 आधार देखा, पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा देशीकरण के आधार पर, चौथा पंजीकरण के आधार पर, और पांचवा जो है दोस्तों उनको देखने से पहले इनके जो 2 और शर्त हैं उनको भी देख लीजिए कि कौन जो है पंजीकरण के माध्यम से जो है और नागरिकता प्राप्त करने का जो है दावेदारी पेश कर सकता है। तो 4 उधर देखा था, 3 उधर देखा था, चौथा यहाँ देखिए, चौथा है भारतीय नागरिकों के जो नाबालिग बच्चे हैं अर्थात जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो भी जो है भारत के जो नागरिक हैं उनके बच्चे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता की दावेदारी पेश कर सकता है, उनके लिए भारत सरकार को आवेदन दे सकता है। इसके अलावा अगर 5वें जो वर्ग हैं उनकी बात करें तो राष्ट्रमंडलीय जो देश हैं उनके जो नागरिक हैं जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी पेशा को कर रहे हैं तो वो भी आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता जो है वो पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये आपने देखा पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। अब देखते हैं हम लोग अंतिम जो आधार है वो है भूमि विस्तार, अर्थात किसी भूमि का विलय जब किसी देश में हो जाता है तो वह उस देश का स्वतः नागरिक बन जाता है। जैसे भारत की अगर हम बात करें भारत में तो आपको पता है कि पुदुचेरी पर जो है पहले किसका, फ्रांसीसियों का जो है अधिकार था। ठीक है, और ये जब जो है बाद में भारत का हिस्सा बन गया तो फिर जो वहाँ के लोग थे वो स्वतः भारत का नागरिक बन गया। या अभी हाल ही में आपने देखा कि जो बंगाल के जो बांग्लादेश के संदर्भ में जो हुआ था उनके कुछ क्षेत्र को भारत को सौंप दिया गया था और भारत में जो कुछ क्षेत्र थे वो बांग्लादेश को सौंप दिया गया था। तो वहाँ भी आपने देखा कि जो बांग्लादेश के क्षेत्र में पहले व्यक्ति थे लेकिन वो क्षेत्र जब भारत में मिल गया तो बांग्लादेश का नागरिक ना रहकर वो किसका नागरिक बन गया, भारत का नागरिक। लेकिन जो है जब तक ये भारत में शामिल नहीं हुआ था तब तक ऐसा नहीं था। तो ये 5 आधार रखिएगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रावधान है वो है पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा जो है आपका जो है किसके आधार पर दोस्तों, तो तीसरा है आपका जो है पंजीकरण के आधार पर। उसके बाद में जो चौथा है दोस्तों वो है किसके आधार पर, आपने अभी देखा ये है देशीकरण के द्वारा, और 5वां जो है दोस्तों है भूमि विस्तार के द्वारा। तो ये आप जो है भूमि विस्तार या विलय एक ही चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे जो है ये सेशन उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि भारतीय नागरिकता की जो समाप्ति है वो कैसे हो सकती है या कितने प्रकार से हो सकती है। तो ये 3 प्रकार से हो सकती है, ये प्रकार जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभार जो है सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। ये कितने आधार पर, 3 आधार पर। कौन कौन से आधार पर,
तो अगर कोई व्यक्ति अन्य देश का नागरिकता स्वीकार कर लेता है तब खत्म हो जाएगा, जिसकी बात अनुच्छेद 9 करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि नागरिकता का जो परित्याग अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण नहीं किया है, लेकिन वो चाहता है कि हम भारत के भी नागरिक नहीं रहेंगे, तो वो चाहे तो परित्याग कर सकता है। और तीसरा कंडीशन यह है कि सरकार नागरिकता को छीन ले। ठीक है, तो ये 3 आधार था। अब हम देखते हैं कि विदेशी जो निवासी हैं उनको जो है विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे भारत सरकार के द्वारा क्या दिए गए हैं उनके बारे में। और उनमें जो है बेसिक रूप से हम 3 समुदाय की बात करेंगे, जिसमें पहला है अनिवासी भारतीय NRI नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, दूसरा भारतीय मूल के व्यक्ति PIO पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, और तीसरा भारत के समुद्र पारीय नागरिक अर्थात ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको देखते हैं। कहता है ये कि जो लोग विदेश में रहते हैं उनको भारत सरकार नागरिकता से भिन्न जो है एक विशेष दर्जा प्रदान करता है, और उस विशेष दर्जे का मतलब है कि उनको विशेष सुविधा जो है प्रदान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और विशेष दर्जों में जो है ये 3 दर्जे महत्वपूर्ण है जो इन समुदायों को जो है दिया जाता है। किन किन समुदायों को? ये अनिवासी भारतीय समुदाय को दिए जाने वाले दर्जे, इसके बाद भारतीय मूल के व्यक्तियों को दिए जाने वाले दर्जे, और फिर भारत के समुद्र पारीय नागरिक को दिए जाने वाले दर्जे। तो आइए बारी बारी से जो है एक एक करके इन सभी पर विचार करते हैं। और पहले हम लोग देखेंगे अनिवासी भारतीय अर्थात NRI नॉन रेजिडेंट्स इंडियन। इसका नाम ही है अनिवासी भारतीय नॉन रेजिडेंट्स। इनका मतलब क्या है कि जो भारत में नहीं रहता हो फिलहाल। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि अनिवासी भारतीय भारत के ही नागरिक होते हैं। ध्यान रखिएगा कि अनिवासी जो भारतीय होते हैं वो भारत के ही क्या होते हैं दोस्तों? नागरिक होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही में ये भारतीय पासपोर्ट को ही क्या करते हैं दोस्तों? धारण करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इनसे सीधा सीधा बन जाता है। NRI एक प्रकार से भारतीय नागरिक ही होते हैं, ये भारतीय पासपोर्ट ही धारण करते हैं। बस फर्क क्या है कि नौकरी या व्यवसाय आदि करने के लिए जो है वे देश से बाहर रहते हैं। ठीक है, साथ ही यदि कोई भारतीय जो देश के बाहर बहुत ही लंबे समय से जो है क्या है रह गया है, उसके बाद में या यूं हम कह सकते हैं कि उनकी जो मनसा है, उनका जो मन है वो अनिश्चित काल के लिए अब क्या है जो है भारत से बाहर रहने का ही है, तो भी उस व्यक्ति को भारत सरकार NRI का दर्जा दे देता है। ठीक है, साथ ही भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तथा अन्य जो विदेशी नियुक्तियों पर जो है वो भेजे गए व्यक्तियों को भी जो है अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है। अर्थात भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विदेशी जो संस्थान है उनमें अगर नियुक्तियों पर किसी नियुक्तियों के लिए भेजा जाता है किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को भी जो है क्या कहा जाता है? NRI का जो है दर्जा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग जो है अगला वर्ग इसमें है उनको देखते हैं, और यह है भारतीय मूल के व्यक्ति, और इसको हम इंग्लिश में पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है, और ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा कि NRI जो था वो भारत के नागरिक होते हैं, लेकिन अगर हम PIO की बात करें तो ये जो है भारत के नागरिक नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये मूल अंतर है इसमें। साथ ही में ये वे व्यक्ति होते हैं जो खुद या उनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हैं, परंतु वर्तमान में ये किसी और देश के नागरिक है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन उनके पूर्वज या वो व्यक्ति पहले कभी जो है भविष्य में भारत का नागरिक रह चुका है। ठीक है, साथ ही नियमों के अनुसार जिन व्यक्तियों के पास कभी भी भारतीय पासपोर्ट रहा हो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंडफादर अर्थात दादा, ठीक है, ग्रैंड मदर दादी में से कोई जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में परिभाषित भारत या किसी ऐसे क्षेत्र जो कालांतर में जो है अर्थात उस समय में जो है वो भारत का क्या था? हिस्सा बन गया हो,
ठीक है, तो उस व्यक्ति तथा उससे जो वैवाहिक संबंधी है उनको जो है भारतीय मूल का व्यक्ति अर्थात PIO पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताते चलूँ कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि पाकिस्तान, ठीक है, इसके बाद में कौन दोस्तों, बांग्लादेश, इसके बाद कौन, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन के जो नागरिक है या कभी रहा है तो ठीक है वह PIO के श्रेणी में शामिल नहीं हो सकता। अर्थात PIO के श्रेणी में जो अपवाद है वो कौन कौन से देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और चीन। इसका मतलब ये है कि अगर वो व्यक्ति कभी भी या उनके जो पूर्वज है वो कभी भी भारत का नागरिक रहा था या इंडियन पासपोर्ट का भी धारण किया था, लेकिन फिलहाल अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन का नागरिक बन गया है तब वो PIO की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इनके अलावा अन्य जो देश हैं वहाँ अगर वो जाकर अभी निवास कर रहा है तो PIO कहलाएगा। और अगर भारत सरकार चाहे तो इसमें और भी देश शामिल कर सकता है। तो अभी ध्यान रखिएगा कौन कौन से देश इसमें शामिल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, इनको याद रखना ईजी है क्योंकि पाकिस्तान से ही बांग्लादेश निकला है। इसके बाद श्रीलंका, ठीक है, नीचे है भारत के पैरों में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और ऊपर नेपाल, भूटान ध्यान रखना है। और चीन तो सबसे प्रतिद्वंदी है ही, और अफगानिस्तान जो 184 जो किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो तकरीबन जो है किससे लगता है, भारत की सीमा से। और सबसे जो है छोटा सीमा है वो अफगानिस्तान का ही भारत में लगता है। 184 नहीं, सॉरी दोस्तों, ये 106 किलोमीटर है। ठीक है, आई थिंक इनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है अपवाद थे इनके, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो अगर हम PIO और जो है NRI में फ़र्क करें, अंतर करें, तो ये है कि NRI भारत का नागरिक होता है, भारत का जो पासपोर्ट है वो धारण करता है, लेकिन PIO भारत का नागरिक नहीं होता है, बल्कि वो भविष्य में कभी रह चुका होता है या उनके पूर्वज रह चुके होते हैं, वो इंडियन पासपोर्ट भी धारण नहीं करता है। साथ ही जो है इनके अपवाद की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और चीन है। अर्थात जो व्यक्ति पहले कभी भारत का भले ही नागरिक रहा हो या उनके पूर्वज रहा हो, इंडियन पासपोर्ट कभी धारण किया हो, लेकिन फिलहाल इस देश में रहता है, तो PIO पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन नहीं कहलाएगा और उनको दिया जाने वाला सुविधा भारत सरकार की ओर से उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, और भारत अगर चाहे तो अन्य देशों के नाम भी इस लिस्ट में क्या कर सकती है, जोड़ सकती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारत सरकार ने 2002 में एक कार्ड जारी किया था जिसका नाम PIO कार्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनेगा कि PIO कार्ड कब जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा, तो 2002 में। किसके लिए, तो भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए। और इस कार्ड धारकों को जो है कई विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी। नागरिकता अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई है कि यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे कम से कम 7 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए दोस्तों, 7 वर्षों के लिए, इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, कि किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को अगर वो भारत का जो है नागरिक बनना चाहता है तो उसे कम से कम कितने वर्षों, 7 वर्षों के लिए भारत में निवास करना होगा, तब जाकर भारत की नागरिकता के लिए वह आवेदन कर सकता है। और यहाँ याद रखिएगा पंजीकरण के लिए जो है पंजीकरण की तिथि से कम कितना दिनों तक भारत में रहना जरूरी है, तो 6 माह। ठीक है, आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम लोग जो देख रहे हैं वो देखते हैं भारत के समुद्र पारीय नागरिक अर्थात OCI क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है। तो दोस्तों यह एक विशेष दर्जा है जो भारत सरकार ने जो है 2005 में देना क्या किया, शुरू किया। अर्थात OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा जो है 2005 से पहले नहीं दिया जाता था। इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 2005 से। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है। दूसरा कि इससे संबंधित प्रावधान जो है दोस्तों नागरिकता जो है अधिनियम 1955 में अनुच्छेद 7 क, ख, ग और 7 घ में है। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो प्रावधान है वो नागरिकता अधिनियम 1955 में
कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 7 क ख ग और घ में है। साथ ही में अगर मैं बताऊं आपको तो प्रावधान जो है कुछ इस प्रकार है कि ओसीआई के लिए जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए जो है वही नागरिक एलिजिबल है जो पाकिस्तान या बांग्लादेश या भारत सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य देश का जो है नागरिक न कभी था और न वर्तमान में होना चाहिए। साथ ही साथ नीचे दिए गए शर्तों को जो है पूरा करना होगा। अब यहाँ भी देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या है दोस्तों, अपवाद है कि अगर किसी व्यक्ति को ओसीआई का दर्जा प्राप्त करना है तो उस व्यक्ति का जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश का न तो कभी पहले नागरिक होना चाहिए और ना ही वर्तमान में वो वहाँ का नागरिक है, तभी उनको ये दर्जा भारत सरकार देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो पहला शर्त तो ये है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग अगले शर्त की बात कर रहे हैं और अगला शर्त क्या है दोस्तों कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक है पर भारतीय संविधान लागू होते समय या उसके बाद जो है कभी भारत का नागरिक रहा, ठीक है। तो एक शर्त ये है कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक है अभी वर्तमान में, पर भारतीय संविधान लागू होते समय जो है या उसके बाद, अर्थात जब लागू हो गया भारतीय संविधान तो उसके बाद कभी भारत का नागरिक रह चुका हो, तब जो है उनको जो है क्या मिलेगा, ओसीआई का दर्जा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो अगला शर्त है दोस्तों, यह शर्त यह है कि किसी अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान के प्रारंभ होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता था, ठीक है। तो दूसरा शर्त ये है दोस्तों। अथवा अगला शर्त की हम बात करें दोस्तों तो अगला शर्त है कि यदि वह किसी दूसरे देश का नागरिक है पर किसी ऐसे देश से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के पश्चात जो है भारत का अंग बन गया, तब भी वो ओसीआई के दर्जे में आएगा, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ दोस्तों कि इसको रिमाइंड करके आप लोग फिर से देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला, ठीक है। अगला जो है वो है दोस्तों शर्त कि यदि वह उपरोक्त तीनों वर्गों में शामिल हुए व्यक्ति का बेटा बेटी या पोता पोती नाती नातिन है, तब भी वो ओसीआई का दर्जा प्राप्त करने के लिए अर्ह है, ठीक है, अर्ह है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 और फिर 19 जो रिसेंट का 2 संशोधन है उनको पढ़ने वाले हैं। लेकिन इनको शुरू करने से पहले मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है कि ये देना है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक शेयर बहुत करें ताकि मुझे भी जो है दोस्तों मनोबल मिल सके और मैं और अच्छा से अच्छा जो है वीडियो लेकर आप लोगों के लिए जो है प्रस्तुत हो पाऊँ और मुझे जो है एक प्रेरणा आप लोगों से मिल सके। तो इसे जाकर जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। एक्चुअली रामनाथ जो कोविंद है दोस्तों अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं हमारे, ये आप जानते हैं। लेकिन ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 आया था उस समय में जो हैं जो रामनाथ कोविंद साहब से पहले के राष्ट्रपति थे हमारे राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा 6 जनवरी 2015 से जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था, जिसके तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो है निम्नलिखित संशोधन किए गए थे। और ये संशोधन कौन कौन से थे दोस्तों, जो है नागरिकता संशोधन 2015 द्वारा किया गया था, तो उसको देखते हैं। हालांकि इनसे क्वेश्चंस कम ही बनते हैं लेकिन कहा नहीं जा सकता कि कब कहाँ से क्वेश्चंस बन जाए, इसलिए मैंने समझा कि ये 2 संशोधन आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज के बाद इस चैप्टर से आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या संशोधन हुआ। तो इसमें देखिएगा तो वर्तमान में जो है भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 1 वर्ष तक जो है रहना अनिवार्य है, लेकिन अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है तो विशेष परिस्थितियों में जो है इसमें जो है छूट दी जा सकती है। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों के बारे में लिखित रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद विशेष 12 माह के लिए छूट दी जा सकती है, जो अधिकतम 30 दिन के लिए जो है अलग अलग अंतराल के बाद
जो है दी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताऊं आपको, तो इसमें जो है भारतीय नागरिकों के जो है ओसीआई के जो नाबालिग बच्चे हैं उनका जो है प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई के तौर पर जो है पंजीकरण की शर्तों को उदार बनाया गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे नागरिकों के बच्चे या पोता पोतियों अथवा परपोता परपोतियों के लिए प्रवासी भारतीय नागरिकों के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा। ठीक है, और धारा 7A के तहत जो है पंजीकृत प्रवासी भारतीयों के जो पति या पत्नी या भारतीय नागरिक के पति या पत्नी के लिए जो प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का जो अधिकार होगा और जिनकी शादी 2 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत या कायम रही हो तो वे तुरंत ही इस धारा के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है वो वर्तमान में जो है पीआईओ कार्ड धारकों के संबंध में केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर या स्पष्ट कर सकती है कि जो किस दिनांक से कभी मौजूदा पीआईओ कार्ड धारक को जो है दोस्तों वो जो है ओसीआई कार्ड धारक के रूप में बदलने का निर्णय किया जाए। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसमें जो अगला प्रावधान है वो है कि भूमि अधिग्रहण, कार्य मुक्ति, संकट, भारतीय नागरिकता की पहचान और अन्य संबंधित मुद्दों के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वो है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों तो इसके अलावा जो है इस अधिनियम के तहत जो है जन्म, पीढ़ी, पंजीकरण, विशेष परिस्थिति में स्थान का विलय या किसी स्थान में शामिल किए जाने के साथ ही नागरिकता समाप्त होने और संकट के समय में भी जो है भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है, उनका ये प्रावधान करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की। मैं फिर से बता रहा हूं कि इन संशोधनों से क्वेश्चंस बहुत कम या ना के बराबर आते हैं, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि आप लोगों को जो है थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। तो अगर जो है आपको जो है इसमें डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर समय ना हो तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है। उसमें जो है संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित करके जो है राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जो है ये अधिनियम बन चुका है। और उसके समय में आपने देखा कि कितना जो है धरना प्रदर्शन तो क्या क्या हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है उनको नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया था। ठीक है, और जो है नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न आधार प्रदान करता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र विलय इत्यादि, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा यह जो है भारत के विदेशी नागरिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड धारकों के पंजीकरण और उनके जो है अधिकारों को जो है नियंत्रित करने का भी काम करता है। ओसीआई भारत यात्रा के लिए पंजीकृत प्रणाली को बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा जैसे कुछ लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा जो है अवैध प्रवासियों के लिए आप देखेंगे तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना जो है वो प्रतिबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अवैध अप्रवासी जो हैं उनसे तात्पर्य या अवैध प्रवासी से तात्पर्य एक ऐसे विदेशी व्यक्ति से है जो वैध यात्रा दस्तावेजों जैसे कि वीज़ा और पासपोर्ट के बिना देश में प्रवेश करता है या फिर वैध दस्तावेजों के साथ देश में प्रवेश जो है वो करता है लेकिन अनुमत समय अवधि समाप्ति के बाद भी देश में रुका रहता है। इसके अलावा जो है अवैध प्रवासी पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे निर्वासित या कैद किया जा सकता है। सितंबर 2015 और जुलाई 2016 में सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को कैद या निर्वासित करने से छूट दी। कब? तो ये सितंबर 2015 और जुलाई 2016, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कि इस संशोधन जो अधिनियम था 2019 द्वारा क्या संशोधन किए गए। तो संशोधन अधिनियम के जो है प्रावधान क्या थे, तो इनको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या प्रावधान किया गया। तो इसमें प्रावधान था दोस्तों कि विधेयक में किए गए संशोधन के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को
या उससे पहले, ये तिथि जरूर याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 देश याद रखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। डेट याद रखिएगा 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले जो है वहाँ से अगर भारत आए, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई है, उनको वैध प्रवासी नहीं, अवैध प्रवासी जो है दोस्तों नहीं माना जाएगा, अर्थात उनको वैध प्रवासी माना जाएगा। तिथि क्या है? 31 दिसंबर 2014 या उनसे पहले। देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। समुदाय कौन सा है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी, और जो ईसाई है वो उनको जो है अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा दोस्तों, ये जो था आज के सेशन का अंतिम जो है ये पड़ाव था दोस्तों। ठीक है, और उसमें जो हम लोग है वो सारा देखा कि क्या क्या जो है प्रावधान जो है ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 में है, क्या क्या प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है आपका 2015 में है। इसके बाद में 1992 का भी एक प्रावधान देखा था कि वहाँ क्या प्रावधान किया गया था। तो माता वाला जो आधार था नागरिकता प्राप्त करने का पंजीकरण के आधार पर, उनको जो है 1992 की जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर ख़त्म हुआ दोस्तों, और आज के इस सेशन को जो है हम लोग दोस्तों यहीं पे विराम देंगे। और जो है अब जब तक मैं अगला सेशन लेकर प्रस्तुत होता हूँ तब तक आप लोग अच्छे से रहिए। ठीक है, घर में रहिए, जितना हो सके कम निकलिए तो मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो समय है दोस्तों वो बहुत ही विकट रूप धारण करते जा रहा है। आपको पता है कि आज से 15 मई तक के लिए बिहार में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लाइक शेयर करना और घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन जो है बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी जो है ये इच्छा के साथ और इसी जो है उम्मीद के साथ मैं आज के इस सेशन को यहीं विराम देता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।